जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब बहुत अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप सब क्या करें, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों नागरिकता और मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा था, जिससे सीधे सीधे आज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज भी दोस्तों हम इसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं कि नागरिकता और मूल अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उस तरह के फैक्ट को हम आज भी बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जो लोग अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मॉडर्न इंडिया की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप दोनों ही जाके एक क्रम से वीडियो को देखें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं और एक सीक्वेंस से चीज़ों को समझ पाएं। हम दोस्तों आधुनिक भारत भी कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी है जो उसको भी हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सब चीज़ें को समझ सके और आप सब खुद देख सके कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों क्या किया था, कुछ फैक्ट जो था नागरिकता से संबंधित जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ तक की चीज़ों को हमने देख लिया था कि 1 नवंबर 1956 को कुल कितने राज्य थे और कितने यूनियन टेरिटरी थे। आज इसी के आगे चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता के कैसे अंत किया जाता है। इन सब चीज़ों को आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो जो दोस्त नियमित क्लास को देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, अपना अपना रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से कम समय में अपना रिवाइज कर सके और अपने नोट्स को भी अच्छे से बनाते रहें। और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप मार्केट से कोई बुक ले आइए, आप उसको अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो की भी बार बार समझने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक की चीज़ों को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरह के 14 राज्य 1 नवंबर 1956 को जो 14 राज्य थे और जो 6 संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए थे वह किस तरह के थे। इसके आगे की चीज़ों को हम आप देखने वाले हैं। जो यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, परीक्षा उपयोगी देख रहे हैं आप, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। ये चीज़ें रह गई थी दोस्तों पिछले क्लास में, उसको हम आज यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते भी चल। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला फैक्ट हो क्या दिया गया, देखिए यहां पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है, वह बना सकता है संसद यानी पार्लियामेंट। तो आप इस फैक्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में नागरिकता से संबंधित यानी सिटीजनशिप से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों भारत में कौन बना सकता है, वह संसद बना सकता है यानी पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ना कि राज्य विधानमंडल। तो अगर नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की बात आती है यानी सिटीजनशिप से संबंधित, तो वह कौन बना सकता है दोस्तों, वह भारत की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जो दिल्ली में, वह बनाती है दोस्तों। तो आप इस फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। अब जो दूसरा फैक्ट दिया गया आप उसको भी देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया। आप सबको दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है कि नागरिकता का उल्लेख कहां पर किया गया, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो आप इसको फिर से देख लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो नागरिकता है यानी जो सिटीजनशिप है, इस सिटीजनशिप का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो भाग 2 है संविधान का, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और कहां से कहां तक का अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक यानी 5 से लेकर दोस्तों 11 तक की चीजें आती है। इसी क्रम में आप सब जानते हैं दोस्तों कि आप सबने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है कि हमारे यहां कौन सी नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता। और अमेरिका में किस तरह की नागरिकता है, तो वहां पर किस तरह की नागरिकता है दोस्तों, वहां पर दोहरी नागरिकता। आपको यहां बताने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि जिन दोस्तों ने क्लास को नियमितता देखा है उनको पता है दोस्तों कि पिछले वीडियो में सब बहुत अच्छे से बताया जा चुका है आपको कि भारतीय संविधान किस तरह की नागरिकता का प्रावधान करता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है भारत में। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, अमेरिका के संविधान में किस तरह की नागरिकता की बात की जाती है, वहां दोहरी नागरिकता की बात की जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपसे बार बार कहा जाता है कि आप जो लोग नए अभी चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर पाए और चीजों को अच्छे से समझ पाएं। तो यहां हमें अब बताने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। यहां पर एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है और अमेरिका में किस तरह की नागरिकता की बात की गई है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात की गई है। अब देखते हैं दोस्तों एक यहां महत्वपूर्ण एक्ट दिया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसको क्या बात करता है दोस्तों, देखिए जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे कितने साल तक,
5 वर्ष तक। आप सब जानते हैं दोस्तों, देखिए इसको इस तरह से समझिए। देखिए आप सब जानते हैं जो अधिनियम आया था 1955 का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी दोस्तों 1955 का जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, वो वाक्य क्या बात करता है दोस्तों? वह कहता है कि अगर उसके अनुसार हम देखेंगे तो कि पंजीकरण के द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता अगर प्राप्त करनी हो तो भारतीय मूल का जो व्यक्ति होगा उसको भारत में कितने वर्ष तक रहने होंगे? तो 5 वर्ष तक रहने होंगे। यानी आप जानते हैं दोस्तों, देखिए ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 का, इसमें एक प्रावधान किया गया, एक प्रोविजन किया गया कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, किस माध्यम से? पंजीकरण के माध्यम से, तो उसको भारत में कितने वर्ष रहने होंगे? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, उसको भारत में 5 वर्ष व्यतीत करने होंगे, यानी 5 ईयर्स व्यतीत करने होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अगर देखा जाए कि भारतीय मूल का जो व्यक्ति होता है, अगर वह पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको भारत में कितने साल व्यतीत करने होंगे, यानी यहां पर भारत में उसको कितने साल रहने होंगे? तो 5 वर्ष उसको यहां पर रहने होंगे, यानी 5 ईयर्स की इसमें बात की गई है। तो दोस्तों आप इस प्रावधान को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 5 ईयर्स की बात को। अब हम देखने वाले दोस्तों जो नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है और नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता को किस हिसाब से। देखिए मान लीजिए 2 व्यक्ति है, मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब इसको किस, अगर इसको नागरिकता, भारत की नागरिकता ग्रहण करनी हो तो इसको किस आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी? अब मान लीजिए एक पर्सन बी है और उसको भारतीय नागरिकता का अंत करना है, यानी इसकी भारतीय नागरिकता का समापन करना है, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, यानी किस तरह से यह चीजें की जाती है, तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, तो आप सब बहुत ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करें। आप सब जानते हैं दोस्तों, जो हमारा यह पॉलिटी का जो लेक्चर है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लेक्चर है, यह सभी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यह हर एक एग्जाम के लिए अच्छा है, क्योंकि जानते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो, सहायक समीक्षा अधिकारी कर रहे हो, टेट सीटेट टीचिंग से संबंधित जिस भी एग्जाम में दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं दोस्तों, नागरिकता, मूल अधिकार, ये सब चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके एग्जाम के हिसाब से। तो अब देखने वाले हैं दोस्तों कि नागरिकता को किस आधार पर प्राप्त किया जाता है और नागरिकता का किस आधार पर अंत किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकता को किस आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता को अगर प्राप्त करना हो, यानी भारतीय नागरिकता का ग्रहण करना हो, तो किस आधार पर भारतीय नागरिकता का ग्रहण किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों 5 तरीके बताए गए हैं, यानी 5 प्रकार आपको बताए गए। अगर आपको भारतीय नागरिकता का ग्रहण करना है, यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना है, तो किस आधार पे आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ 5 आधार बताए गए, कुल 5 तरीके बताए गए हैं कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पांचों के पांचों ही आधार याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और अर्जित भूमि के समामेलन से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो तो भारतीय नागरिकता जो है दोस्तों वह 5 आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है। हम उन 5 आधारों को बात कर लेते हैं कि वो 5 आधार किस तरह के हैं अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो। देखिए सबसे पहले बात की गई है दोस्तों जन्म से। आप जानते हैं दोस्तों ना, बाई बर्थ, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है वह क्या होता है, भारत का नागरिक माना जाता है। तो आप सबसे पहला याद रखेंगे दोस्तों कि एक तो आप जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग वाले में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों 5 तरह के प्रावधान है। उसमें पहला क्या, जन्म से यानी बाई बर्थ। दूसरा क्या होता है दोस्तों, वंश परंपरा से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा माध्यम क्या है दोस्तों, वह है वंश परंपरा से। अभी आप आगे पढ़ने वाले दोस्तों कि आप जन्म से किस आधार से प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा से कैसे प्राप्त, यानी जो 5 प्रकार दिए गए हैं इन 5 प्रकार के बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ने वाले कि किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी यहां फैक्ट याद रखिएगा जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला क्या है, जन्म से, और दूसरा क्या है दोस्तों, वंश परंपरा से, मतलब आप इनके वंशज हैं,
मतलब आपके दादा परदादा जो है आप उनके पौत्र हैं, पुत्र है, इस तरह से, यानी वंश परंपरा से। एक तो आप जन्म से हो गया, दूसरा वंश परंपरा से, और तीसरा क्या है दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार, वह है पंजीकरण। तो आप याद रखे करेंगे दोस्तों, पंजीकरण को क्या बोला जाता है, बाई रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके लिए कुछ आधार दिए गया है, कुछ शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह की शर्तें लागू होती है कि आप अगर आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना हो तो किन शर्तों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए अब दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि चौथा प्रावधान क्या है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का। तो चौथा क्या है दोस्तों, देशीकरण से, यानी नेचुरलाइजेशन से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो चौथा है वो चौथा क्या है कि आप देशीकरण के माध्यम से भी भारतीय नागरिकता का ग्रहण कर सकते हैं, यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों पांचवा क्या आता है इसके अंतर्गत, अर्जित भूमि के समामेलन से, यानी आप जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए भारत में कोई विदेशी क्षेत्र शामिल कर लिया जाता है। मान लीजिए भारत ने अमेरिका के कुछ क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर लिया। अब वहां के जो रहने वाले व्यक्ति होंगे वह क्या होंगे, वह भी भारतीय नागरिक मानी जाएंगे। वही यहां बात कर रहा है दोस्तों कि अर्जित भूमि के समामेलन से। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने का यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरह के प्रावधान किए गए, कुल 5 तरह के आधार निर्धारित किए गए हैं। उनमें से पहला क्या है दोस्तों, जन्म से, दूसरा क्या है वंश परंपरा से, तीसरा क्या है पंजीकरण से, चौथा क्या है देशीकरण से, और पांचवा क्या है दोस्तों अर्जित भूमि के समामेलन से। इन 5 तरह से क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब ये जो 5 तरह के आधार दिए गए इनके लिए भी अलग अलग शर्तें निर्धारित की गई हैं कि कोई व्यक्ति कैसे जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कैसे देशीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किस आधार पर पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इन सब चीजों को आप विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण यही होता है कि वो 5 आधार क्या हैं कि जिनसे भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। तो आप अभी दोस्तों इन 5 आधारों को याद रखें कि इन 5 आधार से क्या होता है दोस्तों, आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह से एक एक शर्तें क्या क्या निर्धारित की गई हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए वो 5 आधार क्या हो सकते हैं। तो आपको इन 5 आधारों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरह देखते हैं दोस्तों कि भारतीय नागरिकता का अगर अंत करना है, यानी कोई व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता हो, वह भारतीय नागरिक नहीं बने रहना चाहता, वह किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं। यानी अगर आप अपनी भारतीय नागरिकता का अंत करना चाहते हैं, यानी भारतीय नागरिकता का लोप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आधार है, किस तरह की शर्तें की गई हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए कुल 3 तरह के आधार निर्धारित किए गए हैं, कुल 3 तरह के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यानी आपने अभी ऊपर देखा है दोस्तों कि अगर आप भारतीय नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, कुल 5 तरह के आधार दिए गए, यानी कुछ 5 तरह के कंडीशन बताई गई हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप भारतीय नागरिकता का अंत करना चाहते हैं, यानी भारतीय नागरिकता का समापन करना चाहते हैं, लोप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुल दोस्तों कितनी तरह के आधार बताए गए हैं, कितनी तरह के बातें बताई गई हैं, कुल 3 तरह की बातें की जाती हैं। उन 3 तरह की बातों में देखिए किस तरह से क्या है दोस्तों। पहला आता है नागरिकता का त्याग करने पर, दूसरा क्या है सरकार द्वारा वंचित करने पर, और तीसरा क्या है दोस्तों किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण करने पर। यानी अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आपको अपनी भारतीय नागरिकता का अंत करना है यानी लोप करना है, तो उसके लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए दोस्तों, किस आधार पर किया जा सकता है। पहला प्रावधान क्या किया जाए यह है कि नागरिकता त्यागने पर, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे तो भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। तो जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागेगा दोस्तों, उसी दिन से क्या माना जाएगा कि अब वह भारतीय नागरिक नहीं है। यानी आप अपनी नागरिकता को त्याग सकते हैं, अपनी नागरिकता को, इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, देखिए दूसरी कंडीशन जो इसके लिए है, सरकार द्वारा वंचित कर देने पर। देखिए किसी व्यक्ति की नागरिकता से सरकार भी वंचित कर सकती है, लेकिन सरकार किस आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है, किसी व्यक्ति की नागरिकता का समापन कर सकती है, इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ प्रावधान होती हैं। उन प्रावधानों के बारे में भी आप आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको यहां इतना याद रखना है दोस्तों कि वह 3 तरह के आधार क्या हैं, 3 तरह के प्रावधान क्या होते हैं कि जिन प्रावधानों के माध्यम से आप भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं या आपकी भारतीय नागरिकता का समापन किया जा सकता है। तो इस क्रम में आपने दोस्तों पहला देखा कि एक तो आपका नागरिकता त्यागने पर आपकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी, आपने स्वतः आप चाहे अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता
त्याग सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या है दोस्तों कि सरकार के द्वारा वंचित कर देने पर। अब देखिए, सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता वंचित करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन शर्तों पे अगर आप नहीं खरे उतरते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता का समापन किया जा सकता है। उसके बारे में भी आप आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा प्रावधान क्या इसके अंतर्गत है, किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण करने पर। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण कर सकता ले लेता है, तो उसको क्या मान ली जाएगी, उसका भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा, क्योंकि वह भारतीय नागरिक नहीं रह गया है। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता, मान लीजिए कि वह कनाडा की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है, यानी कनाडा का नागरिक बन जाता है, तो उसकी स्वतः ही नागरिकता भारत से समाप्त मान ली जाएगी। क्योंकि भारत में आप सब जानते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहते ही किसी अन्य देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है, यानी किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की 3 तरह की शर्तें की गई हैं, 3 तरह की प्रावधान की जाती है दोस्तों भारतीय नागरिकता का अंत यानी भारतीय नागरिकता का लोप से संबंधित। पहला क्या है दोस्तों, नागरिकता त्यागने पर। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा वंचित कर देने जाने पर। और तीसरा क्या है दोस्तों, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको भारतीय नागरिकता को अगर ग्रहण करना हो तो इसके लिए जो 5 प्रकार के आधार है आपको अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप भारतीय नागरिकता का अंत करना चाहते हैं, यानी आपकी भारतीय नागरिकता का किस तरह से समापन किया जा सकता है, उसके लिए दोस्तों कुल 3 तरह के आधार दिए गए हैं, कुछ 3 तरह की बातें बताई गई हैं। तो आपको यह भी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों इस तरह की जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का समापन करने का निम्नलिखित में से कौन से आधार है, या किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी शर्तें हैं। तो दोस्तों आप नागरिकता को ग्रहण करने के लिए जो 5 प्रकार की शर्तें दी गई हैं आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और अगर आपका नागरिकता का समापन करना चाहते हैं, यानी कोई व्यक्ति की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है, तो उसके लिए यहां जो 3 तरह के प्रावधान दिए गए दोस्तों इसको भी आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो आप सब दोस्त इन सारी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था उसमें क्या बातें की गई थी, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, आप उसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक लगे। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या की गई थी या किस तरह से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, इस 2019 में किस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और क्या मुख्य बातें इसमें की गई थी, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब यह आया था दोस्तों 2019 में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 2020 से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था, यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में तो आया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 2020 से। आप इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कब होता है, तो यह लागू होता है दोस्तों 10 जनवरी में 2020 को, यानी 10 जनवरी 2020 को लागू होता है, लेकिन आता कब है दोस्तों 2019 में आता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या की गई थी, नागरिकता देने की बात की गई थी। कुल 6 लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी और उन 6 लोगों में कुल 3 देश के नागरिक थे, यानी कुल 3 देश के 6 संप्रदाय। आप मान लीजिए कि दोस्तों कि 6 धार्मिक लोगों को, आप इसको जिस हिसाब से आप समझना चाहे, कुल 6 तरह के लोगों को नागरिकता देने की बातें की गई थी। यही बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट और इसी तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था इसमें कितने देशों के लोगों को नागरिकता देने की बातें की गई थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें 3 देश के लोगों के नागरिकता देने की बात की गई थी। एक तो अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। यहां के जो अल्पसंख्यक थे दोस्तों, जो वहां के माइनॉरिटीज थे, उनको नागरिकता देने की बात की जाती। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था इसमें कुल 3 कंट्री ऐसी थी, यानी कुल 3 देश ऐसे थे जहां के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी। एक था दोस्तों अफगानिस्तान, आप सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, एक था अफगानिस्तान, दूसरा क्या था पाकिस्तान,
और तीसरा था क्या था दोस्तों, बांग्लादेश। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की गई थी। यहां याद रखेंगे दोस्तों, यहां माइनॉरिटीज की बात हो रही है, ना कि बहुसंख्यक की बात हो रही है दोस्तों। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देश में जो वहां पे अल्पसंख्यक बोले जाते हैं, इन देशों में जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको नागरिकता देने की बात की गई थी। और यहां के किन अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी, आप इसमें भी ध्यान रखेंगे, कुल 6 तरह के थे। एक थे दोस्तों हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को और ईसाई को। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। देखिए दोस्तों, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, ये जो 6 समुदाय हैं दोस्तों, ये 6 समुदाय क्या हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, यानी माइनॉरिटीज के कैटेगरी में। जैसे आप देखेंगे भारत में दोस्तों, हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू क्या बहुसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, यानी मेजॉरिटी के कंडीशन में आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में आप देखेंगे दोस्तों, जो हिंदू हैं वो क्या आते हैं, अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप याद रखेंगे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था, इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी इन 3 देशों के लोगों को, यानी वहां के समुदाय को क्या किया गया था दोस्तों, नागरिकता देने की बातें की गई थी। और उनमें कौन कौन थे दोस्तों, तो 6 आप याद रखेंगे दोस्तों। देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें आप सबसे दोस्तों अच्छा है याद रखने के लिए आपके लिए कि आप मुस्लिम बहुत अच्छे से याद रख लेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2019 में आया था दोस्तों, इसमें मुस्लिम को नागरिकता देने की बातें नहीं की गई थी। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको ये 6 बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम को नागरिकता देने की बात क्यों नहीं की गई थी, तो आप देखेंगे दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या दोस्तों, मुस्लिम अल्पसंख्यक में नहीं बहुसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो तर्क दिया गया था, यह मेरा तर्क नहीं दोस्तों, यह तर्क नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में दिया गया था। नहीं तो आप ये कह दे कि आपका तर्क है, मेरा तर्क नहीं है। उसमें कहा गया था दोस्तों कि जो मुस्लिम है वो वहां पे बहुसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। वहां पर केवल दोस्तों इसमें 6 लोगों को नागरिकता देने की बात की गई थी, 6 समुदायों को। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को और ईसाई को। यानी तो आपके लिए एग्जाम में आपको कैसे करेंगे, आप एग्जाम में देखेंगे दोस्तों, अगर एग्जाम में कहीं भी मुस्लिम आता है तो आप सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में दोस्तों मुस्लिमों को क्या किया गया था, नागरिकता देने की बातें नहीं की गई थी, केवल 6 समुदायों को की गई थी। तो इन 6 समुदायों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और 3 देश भी आप अच्छे से याद रखेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ना कि आप इसमें चाइना भी घुसा दे और म्यांमार भी शामिल कर दे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 देश हैं और 6 समुदाय हैं। तो 3 देशों में आपको याद करना भी आसान कि ये पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 6 समुदाय में आप सबसे पहले तो मुस्लिम को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि मुस्लिमों को देने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि नागरिकता संशोधन 2019 में तर्क दिया गया था कि जो मुस्लिम है वहां बहुसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं और हम अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को नागरिकता देने की बातें कर रहे हैं। तो उनमें 6 तरह के जो समुदाय हैं दोस्तों, वह क्या है, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। ये चीजें रखी गई थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह की बातें नागरिकता संशोधन 2019 में की गई थी और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसमें गलती ना करें, आपको सुविधाजनक रहे, ताकि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आए। अब हम दोस्तों कुछ मूल अधिकार के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको हम बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि किस तरह से मूल अधिकारों से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ फैक्ट यहां दिया गया है दोस्तों, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भी देख लीजिए कि इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 21 का के तहत क्या किया गया है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। आप सब जानते हैं दोस्तों, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 21, यानी एक अनुच्छेद 21 और एक अनुच्छेद है दोस्तों 21 ए। तो यहां बात की जा रही है दोस्तों अनुच्छेद 21 ए की, यानी आर्टिकल 21 का की यहां बात की जा रही है, ना कि अनुच्छेद 21 की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या किया गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है, यानी राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या किया गया, जो शिक्षा का अधिकार था यानी राइट टू एजुकेशन जो था, उसको क्या कर दिया गया,
मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यह बनता है दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या किया गया था दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो आप याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। जो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था दोस्तों 2002 में, उसी के तहत क्या किया गया था, अनुच्छेद 21A के तहत, यानी अनुच्छेद 21A के तहत क्या किया गया दोस्तों, शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को क्या कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब अगला फैक्ट क्या है उसको भी आप देख लीजिए। देखिए, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह कहां पर अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में। तो अगर आज से पूछ लिया जाए दोस्तों, आप सब जानते हैं जो प्रेस है यानी मीडिया की यहां बात की जा रही है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता किस मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रेस की स्वतंत्रता है यानी जो मीडिया की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद किसमें दिया गया है, देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 है और उपखंड जो का है दोस्तों, यानी क्लॉज खंड, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत जो उपखंड का आता है दोस्तों, उसमें दोस्तों क्या किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप इसको इंग्लिश में याद रख पढ़ेंगे तो बहुत आसानी रहेगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह कहां अंतर्निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत निहित है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जो मेनका गांधी वाद हुआ था 1978 में वह किससे संबंधित था। तो देखिए, जो मेनका गांधी वाद हुआ था 1978 में वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से संबंधित था। आप सब जानते हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है यानी आर्टिकल 20 है, उसमें राइट टू लाइफ की बात की जाती है, यानी जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। तो जो अनुच्छेद 21 था दोस्तों, तो जो मेनका गांधी वाद हुआ था 1978 में यानी 1978 में, उसमें इसी दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए, यानी जो प्रदत्त मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट से दिए गए हैं, उनके विस्तार से संबंधित यह वाद था दोस्तों। तो आप इतना बस याद रखेंगे, जो मेनका गांधी वाद था 1978 का, वह आर्टिकल 21 से संबंधित था, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है जो एग्जाम में आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, देखिए, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। आप सब जानते हैं दोस्तों, जो सिख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं। उनमें जानते हैं ना कि 5 का प्रावधान किया गया है, तो उनमें जो कृपाण धारण करते हैं वो लोग जो कृपाण लेके चलते हैं दोस्तों, आप सब देखे होंगे ना, वो छोटे से तलवार या छुरी नुमा जो बना होता है कृपाण, वह कृपाण किस अनुच्छेद के अंतर्गत धारण करते हैं दोस्तों, तो जो अनुच्छेद 25 है यानी आर्टिकल 25 जो है उसके तहत दोस्तों उनको धार्मिक स्वतंत्रता की बात ये की गई है, यानी उनके लिए यह राइट टू फ्रीडम है। जो सिख लोग होते हैं जो कृपाण धारण करते हैं उनके लिए राइट टू फ्रीडम है, यानी वहां पर 5 तरह के प्रावधान किए जाते हैं ना दोस्तों, वहां 5 का आता है, उस 5 का को उनके लिए अनिवार्य है लागू करना है, तो इसलिए उनके लिए वो क्या हो जाता है दोस्तों, वह धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, यानी आर्टिकल 25 के तहत उनको स्वतंत्रता दी गई है। आप और कम्युनिटी को स्वतंत्रता नहीं है कि आप मंदिर में तलवार लेके चले जाए, वो उस तरह के जो कृपाण होकर लेके चले जाए, लेकिन उनको कृपाण धारण करना उनके 5 का के अंतर्गत आता। आप सब जानते हैं दोस्तों, जो 5 का होता है, केस, कंघा, कृपाण, इस तरह की जो बातें की गई हैं दोस्तों, वह सिक्की इस तरह के 5 का के जो अपन को उनको जो ककार बोला जाता है उन सिख समुदाय में, उस तरह की चीजें वो क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण करना उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, यानी राइट टू फ्रीडम माना गया। यह राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया। आप इस तरह की चीजें नहीं धारण कर सकते, यह सिख समुदाय के लोगों को लिए छूट दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं यानी जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इन फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, यानी मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन, इसकी सुरक्षा कौन करता है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों, एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय, और जो राज्यों के उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्हीं को दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया, यानी मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बताया गया। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में
पूछ लिया जाता है ऑप्शन में दे दिया जाता है संसद दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति दे दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे दिया जाएगा। कुछ लोगों में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हो सकता है संसद सही हो, पार्लियामेंट्री कानून बनाती है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं राष्ट्रपति सही कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इस फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, इसका गार्जियन कौन है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं दोस्तों, राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वही जो कि दोस्तों मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते, वही मौलिक अधिकारों की रक्षा करते। तो मेरे दोस्तों आप सबको ये बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से भारतीय नागरिकता का ग्रहण किया जा सकता है, किस आधार पर भारतीय नागरिकता का लोप किया जा सकता है, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, यह भी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें किन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की गई थी, और मूल अधिकार से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे आपके पिछले क्लास में छूट गए थे, उनसे भी संबंधित चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे आप सब दोस्तों अब इस आधार पर अपने नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे और अपने समय समय पे आप रिवीजन करते रहे होंगे, और आपको ये आइडिया भी लगता गया होगा दोस्तों कि इस तरह से आपको पढ़ाई करना है और इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस दोस्तों चलते चलते बस आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जो जानते हो दोस्तों कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में जो कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, आप उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि क्या हो उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलती रहे दोस्तों, और ये हमारे भी मोटिवेशन के लिए होता कि हम इतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनको कुछ तरीके समझा पा रहे हैं, उनके सिलेक्शन में कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। बाकी जो हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, हम यहीं से चीज़ों को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी आप क्या करते रहेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, वीडियो ध्यान से सुनते रहें और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से अपना रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।